टैक्सेशन पढ़ लिया था, वी हैव डन विद द प्रेजेंट टू टैक्सेशन। देन मैंने आप लोगों को कल सेक्शन 35 बताया था, 35 AD बताया था, और बस यही बताया था शायद, है ना। चलो अब आज क्या करते हैं, देखो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, डोंट वरी। पहले एक बार पढ़ा दो, फिर क्वेश्चन करवा दूंगा। जो भी पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चन भी करवा दूंगा, और कैसे आएंगे एग्जाम में वो सब देख लेंगे। आज हम पढ़ते हैं 33AB, 33AB, 33ABA, ये रहा आपके सामने। सो 33AB टी कॉफी रबर। टी कॉफी रबर में क्या होता है बेटा, ये लोग रिजर्व बना सकते हैं, सिंपल सी बात। जनरली कोई मुझसे पूछेगा ना कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस में रिजर्व आएगा क्या, तो मैं उसको बोलूंगा बेवकूफ है क्या, रिजर्व कहां से आएगा। बड़ा स्क्रीन बराबर है, स्क्रीन प्रॉपर है ना। मुझे तो टी कॉफी रबर में ये वाले होते हैं कि यार ये बिजनेस जो करता है ना, ये जो बिजनेस करता है उन लोगों को रिजर्व बनाने की परमिशन है, सिंपल इतना आपको ध्यान रखना है। अब आपसे एग्जाम में ये वो पूछेंगे कि भैया टी कॉफी रबर वाले कितना रिजर्व बना सकते हैं, तो आपको ये बोलना पड़ेगा भैया जो भी उनका प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, 40% बना सकते हैं टी कॉफी रबर वाले। तो वो ये कहेंगे कि भैया टी कॉफी रबर है, उनका प्रॉफिट जो है, उनका प्रॉफिट जो है वो है 1 करोड़। ये है विदाउट, बिफोर रिजर्व, ये है बिफोर रिजर्व, ये है बिफोर रिजर्व। आप बताइए कि एज पर दी प्रोविजंस, एज पर दी लॉ कितना रिजर्व बनाया लगाया जा सकता है। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि भैया मैक्सिमम कितना हो सकता है, 40%। 1 करोड़ का 40%, 40 लाख, बचेगा कितना, 60 लाख। अब सुनो, जो 60 लाख है ना, अब कायदे से 60 लाख पे टैक्स देना चाहिए, कायदे से 60 लाख पे टैक्स देना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या होता है कि जो ये टी कॉफी रबर, ये अप्लाई किन पे होता है, ये उन पर्सन्स पे अप्लाई होता है जो टी ग्रो भी कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। टी पहले ग्रो करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो भैया ग्रो तो एग्रीकल्चर हो गया, तो होगा ये कि 1 करोड़ है, 1 करोड़ में से 40 लाख का से रिजर्व बना लिया है ना, तो बचा कितना, 60 लाख। 60 लाख में कुछ एग्रीकल्चर इनकम होगी और कुछ नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, तो उनका कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी। जो एग्रीकल्चर इनकम है वो क्या है, एग्जम्प्ट है। तो बेटा याद रखना, टी कॉफी रबर में टी की जो एग्रीकल्चर एग्जाम होती है वो 60% होती है, कॉफी की जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो 75% होती है। अगर कॉफी रोस्टेड लिखा आया है ना, कॉफी रोस्टेड लिखा आया तो 60% होती है। और रबर के केस में, रबर के केस में 65% होती है एग्रीकल्चर, ठीक है, रबर के केस में 65 होती है। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे टी है, मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन क्वेश्चन ही बता रहा हूं क्या आएगा, है ना, सीधा क्वेश्चन बता रहा हूं। टी ग्रो एंड मैन्युफैक्चर का बिजनेस करते हैं, उनका प्रॉफिट 1 करोड़ हुआ है, आप बताओ कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, तो बोलना कि 40 कर सकते हैं, बचेगा कितना, 60। इस 60 का एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा, 60%, तो 60% कितना होगा, 36 लाख। और नॉन एग्रीकल्चर कितना होगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा, 24 लाख। 24 लाख टैक्सेबल है। हाँ, चाय, मैं बता रहा हूँ आपका एक क्वेश्चन ना, बेटा चाय जब है ना, मेरे को एग्जैक्टली चाय के बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन देखो इनकम टैक्स को ये मानना है कि चाय के अंदर क्या होता है, जब चाय की खेती करते हैं तो पूरी एग्रीकल्चर इनकम वो मानते ही नहीं है।
चाय को वो पूरा एग्रीकल्चर मानते ही नहीं है। उनने पहले ही कह दिया है कि भैया चाय में हमेशा क्या होगा, 60-40 रहेगा। अब ऐसा उनने कुछ सोच के किया होगा क्योंकि उस चाय के अंदर ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है, तो सिर्फ ग्रो कर रहे हैं तो भी 60-40 हो ही जाता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट रहता ही रहता है टी के अंदर जनरली। अब सुनना, 24 लाख है ना, 24 लाख, 24 लाख में से 24 लाख में से स्क्रीन क्या होगा, देखो ये 24 लाख में से अगर कोई लॉस हुआ है ना पिछले साल या करंट ईयर में, मान लो 10 लाख का लॉस हुआ है, तो 10 लाख का लॉस माइनस कर देना। मतलब लॉस आपको याद है सेट ऑफ में पढ़ाया था मैंने, एग्जम्प्ट इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता है ना। तो ये एग्रीकल्चर है, एग्जम्प्ट है, इससे लॉस सेट ऑफ नहीं होता। तो नॉन एग्रीकल्चर से ही लॉस क्या होगा, सेट ऑफ होगा। सीक्वेंस याद रखना, पहले रिजर्व, फिर बाइफरकेशन, फिर नॉन नॉन एग्रीकल्चर इनकम से क्या करेंगे, लॉस माइनस। रिजर्व का पैसा जमा करना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले, रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले या फिर 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और पैसे जमा करने पड़ेंगे नाबार्ड में, या फिर कोई भी अकाउंट ऐसा जो कि अप्रूव करा है टी कॉफी रबर बोर्ड ने। आपको 33 AB की डिडक्शन तभी मिलेगी जब अकाउंट्स का क्या हुआ है, ऑडिट हुआ है। ये 40% वाली बात मैंने बता दी, ठीक है। अब आपने रिजर्व बनाया, ध्यान से सुनना, आपने रिजर्व बनाया और रिजर्व लाइक 40 लाख रुपए कहां चले गए, टी कॉफी रबर रिजर्व अकाउंट में चले गए। ये पैसे का यूज क्या कर सकते हो बेटा, ये पैसे का यूज बिजनेस के लिए करना पड़ेगा, और बिजनेस में भी उसी पर्पस के लिए करना पड़ेगा जो टी कॉफी रबर बोर्ड बोलेंगे। नहीं तो अगर मान लो कि मैंने क्या करा, 40 लाख रुपए रिजर्व में डाल दिए और फिर 40 लाख रुपए निकाल लिए और उसका कोई अनऑथोराइज यूज कर लिया या अनस्पेसिफाइड यूज कर लिया, तो बेटा ये जो 40 लाख है ये टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वो ऐसा कहते हैं कि पैसे निकाल लिए और उसका प्रॉपर यूज नहीं किया तो 40 लाख टैक्सेबल हो जाएंगे, लेकिन 40 लाख पूरे नहीं होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इस पे भी एप्लीकेबल होगा। तो 40 लाख में से भी हम कितना कर देंगे, 60-40 कर देंगे। ये बात आई समझ में, मैंने क्या कहा। फिर ये बात थी कि टी कॉफी रबर रिजर्व में अकाउंट में पैसे चले गए कितने, 40 लाख। अब ध्यान से सुनना, मेरे को ये वाली बात बतानी है, वैसे तो मेरे को नहीं लगता कि इस लेवल को टच करेंगे, लेकिन अब लिखा है तो सुन लो कि मान लो कि पैसे निकाले और पैसे निकाल के एक्सपेंस कर दिए, वो भी स्पेसिफाइड एक्सपेंस कर दिए, तो बेटा जो वो स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर है ना वो P&L में नहीं आएगा। बताओ क्यों वो स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर P&L में नहीं आएगा, बताओ क्यों। क्योंकि वो ऑलरेडी 40% जब किया था तब वो P&L में आ चुका था, तो मतलब पहले ही नेट प्रॉफिट आप कम कर चुके हो तो वापस कम नहीं होगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट आप ऑलरेडी कम कर दिया था तो वापस कम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने असेट खरीदी, लेकिन आपने 40 लाख रुपए निकाले और उस 40 लाख से असेट खरीदी, तो इस असेट का डेप्रिसिएशन तो आएगा।
मतलब अगर सीधा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा तो वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, लेकिन असेट खरीदी, असेट खरीदी, असेट खरीदी तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो तो आएगा। तो ऑलवेज बेटर टू बाय दी असेट्स, ऑलवेज बेटर टू बाय दी असेट्स, क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन वापस पीएनएल में आ जाता है। ठीक है, अगर आपने जो असेट खरीदी उसको 8 साल के पहले पहले बेच दिया, असेट जो खरीदी उसको 8 साल के पहले पहले बेच दिया, तो जो पैसे जो जितने की असेट थी उसका 60-40% करने के बाद टैक्सेबल हो जाएगा, उसका 60-40% करने के बाद क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये बात मेरी यहां पर थी। लेकिन 8 साल के पहले बेच सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को बेच सकते हो, स्टेटरी कॉर्पोरेशन को बेच सकते हो, गवर्नमेंट कंपनी को बेच सकते हो, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आप उनको दे सकते हो। फिर ये वाला पॉइंट भी याद रखना, मान लो कि 40 लाख रुपए रिजर्व में पड़े ही रह गए और कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है, तो इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, डेथ ऑफ असेसी, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, अमाउंट विल नॉट बी टैक्सेबल इवन इफ नॉट यूटिलाइज्ड, है ना। इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, डेथ ऑफ असेसी, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, अमाउंट विल नॉट बी टैक्सेबल इन इवन इफ। तो आपसे क्या पूछ सकते हैं बेटा, ये लिक्विडेशन वाला पॉइंट पूछ सकते हैं कि लिक्विडेशन के टाइम पे ये जो टी कॉफी रबर रिजर्व में अकाउंट पड़ा रह गया उसका क्या होगा, क्या ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि ऑथोराइज यूज तो हमने किया नहीं है, इट इज नॉट टैक्सेबल, कंप्लीटली क्या रहेगा, एग्जम्प्ट। लेकिन कंपनी के अलावा किसी बिजनेस है वो बंद हो गया या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया तो टैक्स लगेगा, तो टैक्स लगेगा। मतलब इंडिविजुअल ने बिजनेस बंद कर दिया, टैक्स लगेगा, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, टैक्स लगेगा, लेकिन इंडिविजुअल की डेथ हो गई या कंपनी का लिक्विडेशन हो गया या फिर एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, इस केस में टैक्स नहीं लगेगा। ये था टी कॉफी रबर। तो स्टार्टिंग में जो बात करी थी वो रिजर्व में जाने की बात थी, रिजर्व में जाते टाइम मैक्सिमम 40% जा सकता है, ठीक है, निकालते टाइम उसका रूल सही करना है, नहीं तो जो पैसा गया है उसका 60-40 टैक्सेबल हो जाएगा। लिक्विडेशन की वजह से निकले, डेथ की वजह से निकले या फिर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ की वजह से निकले तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। आप उसको निकाल कर कोई खर्चा कर दो, वो खर्चा पीएनएल में नहीं आएगा, उसको निकाल कर असेट खरीद लो, उसका डेप्रिसिएशन तो आएगा। उसको निकाल के असेट खरीदी लेकिन वो असेट 8 साल के अंदर अंदर बेच दी, तो जो असेट जितनी की थी वो उसका 60-40% करके, मतलब जो अमाउंट एक तरीके से एग्जाम करी थी उसका 60-40 करके वो वापस क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे। ये पढ़ लेना, ठीक है। दैट वाज टी कॉफी रवर। और बेटा साइट रेस्टोरेशन फंड के अंदर सारी बातें सेम होती है। ये साइट रेस्टोरेशन फंड जो है वो अप्लाई किसके ऊपर होता है, पेट्रोलियम कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है। साइट रेस्टोरेशन फंड बेसिकली अप्लाई किसके ऊपर होता है, पेट्रोलियम कंपनीज के ऊपर। और ये लोग भी रिजर्व बना सकते हैं, ये लोग रिजर्व बना सकते हैं प्रॉफिट का 20%। बाकी सारी बातें सेम। बस यहां पर वहां नाबार्ड अकाउंट था, यहां पे कौन सा अकाउंट है, एसबीआई के अकाउंट में, है ना, यहां पर एसबीआई के अकाउंट में। और वहां पर ये था, हाँ वहां पर वो था कि यार भाई साल खत्म होने से 6 महीने के अंदर अंदर जमा करना पड़ेगा, यहां तो भैया आपको करना ही पड़ेगा, है ना। अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, है ना, बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, अब जैसे मान लो कि इनको 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इनको 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो ये कितना डाल सकते हैं, 20 लाख डाल सकते हैं, बचा कितना, 80। 80 पूरा टैक्सेबल है, क्योंकि वो तो 60-40 तो टी कॉफी रबर के केस में करते हैं। अब ये 20 लाख रुपए एसबीआई में चले गए, 20 लाख रुपए निकाले और ऑथोराइज यूज नहीं किया, ऑथोराइज यूज नहीं किया तो 20 लाख रुपए पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर आपने 20 लाख से असेट वगैरह खरीदी है तो असेट को 8 साल तक नहीं बेच सकते। बेच सकते हो अगर गवर्नमेंट कंपनी हो, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन हो, स्टेटरी कॉर्पोरेशन हो, गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको बेच सकते हो। बाकी सारी बातें क्या रहेगी दोस्तों, सेम रहेगी। साइट रेस्टोरेशन फंड छोड़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
टी कॉफी रबर मत छोड़ के जाना, क्योंकि टी कॉफी रबर में वो एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट भी पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन जो कि है वो है, देखो हम कैसे सोच रहे हैं, अब हम ऐसे सोच रहे हैं कि भैया कोई हमसे आकर पूछ रहा है कि ये हमारा पीएनएल बना हुआ है, वो आपसे आके पहला क्वेश्चन पूछता है कि डोनेशन आएगा क्या, आप मना कर देना उसको डोनेशन नहीं आएगा, लेकिन वो बोलेगा मैंने तो साइंटिफिक रिसर्च का डोनेशन किया है, तो बोलना हाँ वो आएगा, वो 35 के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। फिर वो आपसे पूछता है कि भैया मेरा तो होटल है 2 स्टार या उससे ज्यादा का, तो हमारे लिए कुछ फायदा है, बताओ क्या फायदा है। तो आप बोलना सेक्शन 35 एडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो भी असेट होती है उसका 100% डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, तो आप जो भी असेट खरीदोगे वो आ जाएगा, तो भैया यहाँ लिख देंगे। फिर तीसरा वो पॉइंट पूछेगा, यार भैया मेरा एक टी कॉफी रबर का भी बिजनेस है, तो टी कॉफी रबर के बिजनेस में मैंने सुना है कि कुछ एक स्पेशल खर्चा डाल सकते हैं, तो आप बोलना हाँ डाल सकते हैं, आप लोग क्या बना सकते हो, रिजर्व बना सकते हो, ठीक है। फिर वो एडजस्टमेंट में यही देंगे, मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा आपको तो आपको समझ में आ जाएगा, वो एडजस्टमेंट में क्या देंगे, वो एडजस्टमेंट में देंगे कि भैया ये प्रॉफिट में से माइनस नहीं है, तो अगर वो माइनस होता है तो आप माइनस कर देना। चौथा चौथा वो पूछता है कि मैंने बिजनेस चालू होने के पहले खर्चे किए, बिजनेस चालू होने के पहले जो खर्चे किए उसका क्या मतलब, मैंने ना साइट बनवाई, साइट को चेक करवाया है ना, फिजिबिलिटी स्टडी करवाई, टेक्निकल स्टडी करवाई, सर्वे करवाया, उस खर्चों का क्या, मेरा तो बिजनेस चालू ही नहीं था, तो आप उसको कहना कि इस पीएनएल के अंदर तो सिर्फ बिजनेस चालू होने के बाद के खर्चे आ सकते हैं। फिर वो बोलेगा हमने तो सुना है कि प्री भी आ सकते हैं, तो बोलना हाँ आ सकते हैं सेक्शन 35D के हिसाब से, प्रीलिम एक्सपेंसेस है ना, 35D के हिसाब से प्रीलिम एक्सपेंसेस आ सकते हैं, तो एग्जाम में लिखा रहेगा ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। अब आपको ये करना है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एक बार में पूरे नहीं आते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो 1/5 करके पीएनएल में आते हैं, ठीक है, याद रहेगा 1/5। मान लो वो बोलेंगे कि 3 लाख के प्रीलिम एक्सपेंसेस हुए हैं, तो बेटा पूरा 3 लाख पीएनएल में मत लिखना, कितना लिखना, 3 लाख का 1/5 कर देना, जो भी अमाउंट आएगा, जैसे 60,000 रुपए आया, 60,000 रुपए हम कहाँ लिख देंगे, पीएनएल के अंदर लिख देंगे। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो 35D में है ना, उसकी एक मैक्सिमम अमाउंट भी है, उसकी एक मैक्सिमम अमाउंट है, वो मैं मैक्सिमम अमाउंट आपको बताता हूं क्या है। 5% ऑफ सीओपी, कितनी है, 5% ऑफ सीओपी। मान लो उसने बोला कि यार भाई, अरे क्लास में हूं, है ना, 5% ऑफ सीओपी, मतलब उसने बोला प्रीलिम एक्सपेंसेस कितने हुए, 6 लाख के, मैंने पूछा प्रीमियम एक्सपेंसेस कितने हुए, तो बोला 6 लाख के, फिर मैं बोलूंगा 6 लाख का बस सीधा 1/5 मत कर देना, उससे पूछना है भाई तू बता तेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, तेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, वो बोलेगा कि 1 करोड़ है प्रोजेक्ट की कॉस्ट, तो वो बताएगा क्वेश्चन, तो बेटा आप 1 करोड़ का 5% कर देना, कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो प्रीमियम एक्सपेंसेस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 5 लाख हो सकते हैं, इस 5 लाख को डिवाइड बाय क्या करना, 5 करना, और 1 लाख पीएनएल में लिख देना। ये जब क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन में ऐसा रहेगा पीएनएल और अदर इंफॉर्मेशन, असेसी इंकर्ड 6 लाख एज प्रीलिम एक्सपेंसेस विच इज नॉट अकाउंटेड, अकाउंट नहीं किया है, तो आप क्या करोगे, अकाउंट करोगे उसको, लेकिन आप क्या करोगे, 6 लाख का सीधा 1/5 अकाउंट नहीं कर दोगे, सीओपी का चेक करोगे और उसके बाद अकाउंट करोगे। अब नेक्स्ट बात ये है कि जो कंपनियां है ना, कंपनियां वो क्या कर सकती है, 2 चीजों का हायर ले सकती है, कंपनी चाहे तो सीओपी का हायर ले सकती है, या फिर कंपनियां चाहे तो कॉस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड का हायर ले सकती है।
कंपनियां चाहे तो कैपिटल एम्प्लॉयड का हायर ले सकती है, या फिर जो उनको पसंद हो, जो इच्छा हो। तो ऑब्वियसली बात है, जिससे ज्यादा हायर फिगर आ रहा होगा, जैसे मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 करोड़ है और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1 करोड़ है, तो ऑब्वियसली बात है हम क्या करेंगे, हायर किसका लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर 3 चीजें आएगी, शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस भी आएगा, डिबेंचर्स भी आएगा और लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आएगा, है ना, याद रखना। शेयर कैपिटल मतलब, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब सिर्फ कैपिटल, शेयर कैपिटल नहीं, यहां पर हम शेयर कैपिटल्स लेंगे प्लस डिवेंचर्स लेंगे प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कंसिडर करेंगे। और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैसे निकालते हैं बेटा, जितनी भी असेट्स हो ना, जितनी भी असेट लगी हो उनकी कॉस्ट का टोटल कर दो, है ना। क्या चीज, जमीन, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, रेलवे साइडिंग्स, जितनी भी आपको ये चीजें लग रही है इनकी कॉस्ट का क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, आपकी कॉस्ट आ जाएगी। एग्जाम में वैसे तो देखो नहीं पूछना चाहिए कि यार आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालो, क्योंकि दैट शुड नॉट बी द इंटेंशन। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपको दे के रखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे के रखेंगे, आपको बस वो 5% वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है और उसके बाद 1/5 करना है, दैट्स इट, डन। नेक्स्ट जो खर्चा है जो P&L में आ सकता है, नेक्स्ट जो खर्चा है जो P&L में आ सकता है वो VRS है। कोई आपसे पूछेगा यार हम सैलरी देते हैं P&L में आएगा क्या, आप बोलना हाँ सैलरी तो P&L में आएगा, वो तो आता ही है सैलरी। वो बोलेगा मैंने VRS दिया, वो भी आएगा क्या, आएगा। फिर वो पूछेगा कि VRS में कुछ स्पेशल पॉइंट है, आप बताओ क्या है स्पेशल पॉइंट, तो बोलना VRS पूरा नहीं आएगा। VRS के केस में हम क्या करेंगे, 1/5 करेंगे, है ना। VRS के केस में हम क्या करने वाले, 1/5 करेंगे, और 1/5 करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो P&L में आएगा। तो in case of VRS what we will do, we'll allow the VRS in 5 equal installment, will allow the VRS in 5 equal installments, that's it। तो देखो ये बात याद रखना, एग्जाम में एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम एक्सपेंसरी में भी 1/5 करते हैं, VRS में भी क्या करते हैं 1/5 करते हैं, तो कौन कौन से खर्चों पे 1/5 होता है वो याद रखने की बात है। So we have done with scientific research, we have done with 35 AD, we have done with 33 AB, we have done with 33 ABA, we have done with 35D, we have done with 35 DDA. Now next is section 36. इसका एक पॉइंट एग्जाम में आएगा, DDA सभी पे लगता है बेटा, VRS जो भी देगा ना उस पे सब पे लगेगा, ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो कंपनी पे लगता है, सब पे लगता है। 36 के हिसाब से कौन कौन से खर्चे P&L में आएंगे, देखो ध्यान से सुनते जाओ, मैं फटाफट बता रहा हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा आप लोगों को 5 बजे, बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया था। आप देखना, सबसे फर्स्ट 36 के हिसाब से जो खर्चे हम याद रखते जाते हैं, मैं आपको जो मेन बताता हूँ वो बोनस कमीशन याद रखो। सबसे पहले बोनस कमीशन P&L में आएगा, बोनस कमीशन P&L में आएगा। नहीं हैदराबाद नहीं, वैसे मैं जा नहीं रहा हूँ, झूठ बोला था मैंने, मेरे को हैदराबाद जो जा रहा है उनको छोड़ने जाना है एक्चुअली, ऐसा है। नहीं तो मैं आपको बोलता ना कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, कल है अपनी क्लास। सो बोनस एंड कमीशन सेकंड, हाँ अरे बोनस एंड कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या थी, सब्जेक्ट टू 43B। व्हाट इज सब्जेक्ट टू 43B, सब्जेक्ट टू 43B बताता हूं, एक साथ बताऊंगा। बोनस, इसके बाद रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो, या रिकॉग्नाइज्ड ग्रेचुटी फंड में, रिकॉग्नाइज पेंशन फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो क्या होता है, खर्चा होता है, ये भी P&L में आएगा। रिकॉग्नाइज फंड होना चाहिए, बोनस कमीशन भी आएगा, ये है सब्जेक्ट टू 43B, ये है सब्जेक्ट टू 43B। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन कह दूं उसको, ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन
पीएनएल में आएगा। लेकिन अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो जो बैंक वाला पार्ट है वो सब्जेक्ट टू 43B होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो बैंक से लेता है वो सब्जेक्ट टू 43B होता है। नाउ टेल मी व्हाट इज 43B। याद आया 43B कुछ? देखो 43B ये बोलता है कि ये खर्चे पेमेंट बेसिस पे पीएनएल में आएंगे। इनका एक्चुअल पेमेंट हो चुका है तो ही ये पीएनएल में लिखे जाएंगे, नहीं तो ये पीएनएल में लिखे नहीं जाएंगे। हाँ आ रहा हूँ, मैं इस पे आ रहा हूँ, पहले ये खत्म कर दे। देखो बोनस कमीशन, देखो आपको जैसे ही पीएनएल में बोनस दिखा ना, आपको एक लाइन जरूर ढूंढनी है कि क्या ये पेड है या नहीं है। आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दिखा, एसबीआई से लोन लिया, ऐसा लिखा है, एसबीआई से लोन लिया पीएनएल में, है ना, लोन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एसबीआई। जैसे ही आपको दिखे तो क्लिक करना कि यार इसको चेक कर लेते हैं कि एसबीआई का ब्याज खा के बैठा तो नहीं है, इसने ब्याज का पेमेंट किया है या फिर नहीं किया है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है ये भी पीएनएल में आ जाता है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू क्या लिखा है, 43B लिखा है। 43B ये कहता है पेमेंट हो जाना चाहिए। पेमेंट कब तक हो जाना चाहिए? पिछले साल हो जाना चाहिए पेमेंट, यानी प्रीवियस ईयर में हो जाना चाहिए पेमेंट। हमारे लिए प्रीवियस ईयर 22-23 रहेगा, तो पेमेंट कब हो जाना चाहिए? 22-23 में हो जाना चाहिए। या फिर पेमेंट अगले साल भी चलेगा, 23-24 में भी चलेगा, बट रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले, रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले तक पेमेंट कर दो। आपको वो कंफ्यूज करेंगे जानबूझ के कि भैया मार्च के बाद पेमेंट किया, तो भैया चलेगा, हमको मार्च के बाद कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले पेमेंट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो बोनस 43B, आरपीएफ 43B। अभी एक बात और याद रखना बेटा, यहां पर जो पेंशन है ना पीएनएल में आता तो है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड पीएनएल में आता तो है, लेकिन पूरा नहीं आता है। मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी, मैक्सिमम कितना आता है? 10% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड पीएनएल में पूरा नहीं आएगा, मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी आएगा। और सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस सीडी है। सैलरी का मतलब क्या होगा? जैसे क्या होगा, आपको देखा एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया 1 लाख रुपए, 1 लाख पूरे लिख देना। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 5 लाख रुपए, 5 लाख लिख देना। लेकिन पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया तो 5 लाख लिखने से पहले एक बार चेक करना कि 10% ऑफ सैलरी बेसिक सैलरी प्लस सीडीए कितना होता है। मान लो कि 10% ऑफ सैलरी 4 लाख होता है, तो 5 लाख में से 4 लाख ही आएगा, 1 लाख नहीं आएगा। मतलब पीएनएल में कितना आएगा? सिर्फ 4 लाख, मैक्सिमम 4 लाख आ सकता है। एंड ये पेमेंट बेसिस पे है। पेमेंट कब करना है? रिटर्न भरने के पहले पहले। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आप लोगों को पता होगी, है ना, लाइक 31 जुलाई होती है, और जिनका ऑडिट होता है उनके लिए 31 अक्टूबर होती है। ठीक है, तो ये रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले पेमेंट कर देंगे, तो ये चीजें आप पीएनएल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो पीएनएल में आता है दोस्तों वो है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। बहुत पता नहीं क्यों इतना सीएस को पूछते हैं लोग, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। मैंने इसमें क्या कहा था? फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर में 2 टाइप के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 1/5 कर आएगा, है ना, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% आएगा, और ये प्रोविजन सिर्फ कंपनी के ऊपर ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो लिख के नीचे लिखेंगे कि फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर करा है किसी कंपनी ने, और उसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट 5 लाख है, उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अमाउंट 1 लाख है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा पीएनएल में लिख देना 1 लाख। लिखा है तो कुछ मत करना, लिखा है तो कुछ मत करना, नहीं लिखा तो 1 लाख पीएनएल में डाल देना, मतलब प्रॉफिट कम कर देना। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने हैं, 5 लाख है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरे मत लिखना, डिवाइडेड बाय क्या कर देना, 5 कर देना, और पीएनएल में डाल देना। ठीक है, देन नेक्स्ट जो खर्चा पीएनएल में आता है
नेक्स्ट जो खर्चा P&L में आता है वो होता है CTT और STT। नेक्स्ट जो खर्चा P&L में आता है वो होता है CTT और STT। CTT और STT, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स P&L में आते हैं। ठीक है, एज पर सेक्शन 36 ये रखा, ये रखा। ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की तो बात हम लोगों ने कर ली है। बेड डेब्ट्स P&L में आती है ना, बेड डेब्ट्स P&L में आएगी। देन लॉस ऑन लाइफ ऑफ, ये रहा, राइट ऑफ अलाउंस फॉर एनिमल्स, है ना। जैसे गाय वगैरह खरीदी थी, 80,000 की गाय खरीदी थी, अब गाय को बेच दिया, बकरी को बेच दिया, तो उस केस में उस पर डेप्रिसिएशन तो नहीं लगता है गाय बकरियों पे, लेकिन अब जो लॉस हो गया है ना, जितने कम प्राइस पे बेचा, से 10,000 में बेच दिया, सो इन दैट केस 70,000 रुपए का जो लॉस हुआ है वो P&L में आ जाएगा। फिर एक और एक बात, ये बात याद रखना कि डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स भी P&L में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड भी, आपको जीरो कूपन बॉन्ड समझते होंगे, आप लोगों को FM में पढ़ाया होगा, जिसपे इंटरेस्ट नहीं होता। बेटा ये लोग क्या होते हैं, इशू एट डिस्काउंट होते हैं, और रिडीम एट क्या होते हैं, पार होते हैं। जैसे इसकी बॉन्ड की वैल्यू 100 रुपए है ना, ये इशू किस पे हो जाएंगे, 95 पे, लेकिन जब रिडीम होंगे तो आपको कितने मिल जाएंगे, 100। तो आपको 5 रुपए क्या मिल गए एक्स्ट्रा। अब सोचो कंपनी के लिए 5 रुपए तो क्या हो गई, खर्चा हो गया, कॉस्ट हो गई, ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो ये 5 रुपए जो है P&L में आएंगे, एक बार में नहीं, ओवर द लाइफ ऑफ बॉन्ड, ओवर द लाइफ ऑफ बॉन्ड, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे रहता है, बिल्कुल ऐसा रहता है, ओवर द लाइफ ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड की लाइफ 10 साल है तो 10 से डिवाइड करेंगे, 5 है तो 5 से करेंगे। देखो VRS में 5 से करेंगे, VRS में 5 से करेंगे, इधर से प्रीलिम एक्सपेंसेस में 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर के अंदर भी हम 5 से डिवाइड करेंगे, लेकिन डिस्काउंट ऑन कूपन, जीरो कूपन बॉन्ड को हम लाइफ जो भी होगी उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका CTT, STT, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ये राइट ऑफ फॉर एनिमल्स, ये मैंने बताया आपको इंटरेस्ट ऑन ऑन कैपिटल। लेकिन याद रखना, बैंक से जो लोन लिया है, बैंक, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनका जो इंटरेस्ट है तभी अलाउड है जब एक्चुअली पेमेंट कर दो। देन अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, है ना, स्टॉक का इंश्योरेंस करते हैं। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे हो वंशिता, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बाउंड वाला मतलब बताया ना अभी हाल। जीरो कूपन बाउंड यानी उसके ऊपर जो भी डिस्काउंट होगा वो एक बार में P&L में नहीं आएगा। वो क्या करेंगे बावले लोग, वो 5 लाख रुपए आपको P&L में डाल के दे देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हट 5 लाख रुपए नहीं आएंगे, P&L से हटाना पड़ेंगे, यानी 5 लाख से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 1 लाख P&L में आएगा, मतलब जैसे लाइफ 5 साल हुई तो 5 लाख डिवाइड बाय 5 करोगे तो 1 लाख रुपए तो आएंगे ना, तो फिर 1 लाख से आएगा, 4 लाख से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देन स्टॉक का जो प्रीमियम पे करते हैं वो P&L में आता है, स्टॉक का जो प्रीमियम पे करते हैं वो P&L में आता है। और ये वाला, अगर एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है वो भी P&L में आता है, लेकिन ये तभी आता है जब आपने इसका पे किया हो एनी मोड अदर देन कैश। अगर मान लो एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम आपने किस में पे कर दी, कैश में पे कर दी, तो वो P&L में नहीं आएगी। कोई सा भी मोड चलेगा, कोई सा भी मोड चलेगा, कोई सा भी मोड, मतलब यहां पर प्रिस्क्राइब मोड नहीं लिखा है, मतलब अकाउंट पे ही चेक भी चलेगा, क्रॉस भी चलेगा, बेरर भी चलेगा, सब चलेगा, सब चलेगा। NEFT कर दो, RTGS कर दो, सब चलेगा। ठीक है, ये फेडरल मिल्क वाला पॉइंट इग्नोर कर दो, इस टाइम पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो दिस इज बेड डेब्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है भैया, ये था 36। 36, 35, 32 नहीं हुआ, 33 ए बी है। मेरे इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट में, इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट में ये तो बता दिया मैंने, साइंटिफिक रिसर्च, फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंटिव टैक्सेशन, 43B की कुछ बातें हो गई है, ये कल पढ़ेंगे और ये उसके एक दिन बाद पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। बेड डेट्स माइनस होगी ना? हाँ होगी ना, बेड डेट्स माइनस सेक्शन 36 के हिसाब से। ठीक है, सो आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, मैं आज मैं इतना पढ़ाता हूँ। कल 40s के डिसअलावेंसेस या कल डेप्रिसिएशन वगैरह, हम कुछ जो भी इच्छा होगी वो हम कल पढ़ेंगे। आप इतना जरूर रीड कर लेना अभी तक जितना पढ़ा है, फिर लास्ट में एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा सारे सेक्शन के कंबाइन, तो आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें आएगा एग्जाम में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।